हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। आपने इक्सिको का काफ़ी बज़ सुना होगा। अभी इसी की पेरेंट कंपनी लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी मार्केट में एंट्री करने जा रही है। 10 जून को कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है और 12 जून तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। इक्सिको एक ओटीए है, यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, जो ट्रैवलर्स को इक्सिको ऐप के जरिए ट्रेन, फ्लाइट, बस टिकट के साथ ही होटल बुक करने की भी फैसिलिटी देता है। आईपीओ के लिए 88 से 93 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। इशू के जरिए कंपनी टोटल 740.1 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 120 करोड़ के 1.29 करोड़ नए शेयर इशू करेगी। साथ ही ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस में 6.67 करोड़ शेयर की बिक्री करेगी। इसके जरिए 620 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अब कंपनी का इस आईपीओ के जरिए प्लान क्या कुछ है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, वो हम खुद जान लेते हैं कंपनी के फाउंडर से। हमारे साथ आलोक बाजपेयी अभी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो आपको आईपीओ और कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। हाय आलोक, हाउ आर यू? वेलकम टू गुड रिटर्न्स। Hi, good to be here. आलोक, सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स में पैसा लगाना चाहते हैं वो आप ही से थोड़ा कंपनी की डिटेल्स जान लें। हाँ तो इक्सिगो आज की डेट में इंडिया का लीडिंग ट्रैवल ऐप है फॉर नेक्स्ट बिलियन यूजर्स। तो हमारा जो, अगर आप बिजनेस देखें तो वी हैव प्लेड ट्रैवल इन अ वेरी डिफरेंट वे बाय गोइंग आफ्टर टीयर 2, 3, 4 टाउन्स। तो हमारा जो ऐप पेनिट्रेशन या यूजेज पेनिट्रेशन है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द स्मॉल mid-sized towns in India as well as even villages. 2481 टाउन से हमारे पास ट्रैफिक आता है। वी हैव अ वेरी लार्ज बेस ऑफ यूजर्स। हमारे पास 429 मिलियन, 429 मिलियन साल के एनुअल एक्टिव यूजर्स हैं। अगर मैं हर महीने की बात करूंगा तो 9 मंथ्स FY24 में एवरेज 77 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स आ रहे थे। और अब समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। तो 2007 में जब हमने इक्सिगो लॉन्च किया था, उस समय जो इंटरनेट मार्केट था वो लार्जली डेस्कटॉप ओरिएंटेड था, क्योंकि मोबाइल तब आए नहीं थे। और जो यूजर्स इंटरनेट पे थे वो फ्लाइट के लिए ही रेलेवेंट यूजर्स थे। इसीलिए उस जमाने में जो सारे ओटीए स्टार्ट हुए उन्होंने फ्लाइट से चालू किया और वो होटल्स बाद में मोनेटाइज करके उस तरह से बड़े बने। बट 2012-13 में जब मोबाइल ग्रो करना चालू किया तो हमने रियलाइज किया कि अगर हम फ्लाइट सेंट्रिक ओटीए बनाएंगे तो हम सिर्फ देश के 4% पॉपुलेशन के लिए ही रेलेवेंट रह पाएंगे। और अगर हमें भारत का ट्रैवल ऐप बनना है, भारत की ट्रैवल कंपनी बनना है, तो हमें ट्रेन और बस को सेंटर में रखना पड़ेगा अटेंशन के। क्योंकि देश की जो जनता है जो छोटे शहरों से आती है या जो एस्पायरिंग मिडिल क्लास से आती है टीयर 1 में, उनके लिए जो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे देश में वो ट्रेन है। 23 मिलियन लोग डेली चलते हैं ट्रेन से। 2.5 मिलियन डेली पैसेंजर्स हैं रिजर्व पे। और अगर हम बात करें मार्केट की तो ये मार्केट जो है इसमें IRCTC ऑब्वियसली इज द प्लेयर हुज डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेन टिकट्स ऑन देयर ओन वेबसाइट एंड एप्स पे भी, और बाकी ओटीएस को भी। बट ओटीएस मार्केट की बात करें तो हम सबसे बड़े पार्टनर हैं वहाँ पे IRCTC के। ओके, अमेजिंग। 740 करोड़ आप लोगों का जुटाने का प्लान है इस आईपीओ के जरिए। तो इस फंड का इस्तेमाल आप कहाँ करना चाहेंगे, क्या प्लान है? तो 740 करोड़ में से 120 करोड़ प्राइमरी है इशुएंस जो कंपनी इस्तेमाल करेगी। उसमें वर्किंग कैपिटल है, हम्म। 40 करोड़ के आसपास का वर्किंग कैपिटल है। और फिर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हम एआई और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो क्लाउड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जैसे हम एआई और टेक्नोलॉजी अपनी और इम्प्रूव कर रहे हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो वो पार्ट है। एंड देन जीसीपी का पार्ट है जो 35% होता है इसका, जिसमें से 25% आप किसी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो पार्ट भी हम ऑप्शनैलिटी रखेंगे। आज की डेट में कोई आइडेंटिफाइड एक्विजिशन टारगेट नहीं है, लेकिन कल को जैसे कंफर्म टिकट और अभी बस जैसी हमें कोई और इंटरेस्टिंग कंपनी ऐसी मिली जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स को या तो मजबूत करे या फिर उनमें कुछ वैल्यू एडिशन और कर सके या नया वर्टिकल ऐड कर सके, तो वो चीज़ों के लिए, ऑप्शनैलिटी के लिए हम इनऑर्गेनिक भी देखेंगे इवेंचुअली। तो इन इन पर्पसेस के लिए हम रेज कर रहे हैं 120 करोड़।
और एक चीज़ और मैं आपको ये व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अभी हमने एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कल ही कंप्लीट किया है, जहाँ पे सेकेंडरी ट्रांजैक्शन हुई है, जहाँ पे कुछ नए पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स ने हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से शेयर्स खरीदे हैं, करीब करीब 176.2 करोड़ के वर्थ के शेयर एट द हाईएस्ट एंड ऑफ द प्राइस बैंड. This has just happened yesterday. This is more of a breaking news for today. तो ये अभी अभी अनाउंस हुआ है. और इसमें क्या है कि एलिवेशन और पीक 15 जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, मैडिसन, माइक्रोमैक्स, एलिवेशन, पीक 15, इन सब ने थोड़े शेयर्स बेचे हैं. और जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं वो हैं टाटा म्यूचुअल फंड, दो फंड्स के थ्रू आए हैं, वो टाटा डिजिटल इंडिया फंड और टाटा मल्टी एसेट फंड के थ्रू, और स्टेडव्यू, वाइट ओक, बे कैपिटल. तो ये सारे इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं जो सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के वाया आए हैं कंपनी में. ओके आलोक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे रहेगा. FY 2022 में अगर देखा जाए तो आप लोगों को 21 करोड़ के आसपास का लॉस था, लेकिन 23 में कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न हुई है. इस ग्रोथ के पीछे रीज़न मैं आपसे समझना चाहूँगी. इसके अलावा साथ ही आगे की आपकी क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी आप लोगों से समझना चाहूँगी मैं. तो देखिए, जो FY 22 है, अगर आप उस पर देखेंगी तो एक बड़ा बड़ा कारण उस लॉस का ये है कि हमने उस साल जो ईसॉप्स दिए थे, क्योंकि उस साल हमने पहली बार अपना DRHP फाइल किया था हम्म. अगस्त 2021 में. और उस फाइलिंग के जस्ट पहले हमने कई सारे एम्प्लॉयज़ को, मतलब काफ़ी लार्ज पार्ट ऑफ द टीम को हमने ईसॉप्स दिए थे, क्योंकि वी बिलीव कि ऑल अवर एम्प्लॉयज शुड पार्टिसिपेट इन अवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी. और उनका जो ईसॉप अकाउंटिंग है वो इस तरह चलता है कि उसका ज़्यादा चार्ज पहले साल ही आ जाता है. तो वो इसलिए FY 22 में आया. दूसरी बात ये कि उस साल आप याद रखिए कि दो कोविड की वेव भी थी. जो कोविड चल रहा था FY 22 में. FY 21 में हम प्रॉफिटेबल थे, 22 में ईसॉप चार्ज और कोविड की वजह से थोड़ा सा लॉस में गए. FY 23 में हम वापस रिकवर कर गए. और 9 महीना 24 में आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो प्रॉफिट इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है. बिल्कुल. जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, देखिए जो ये मार्केट है ना, ये काफ़ी क्राउडेड है ये मार्केट. तो अगर इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी को कंसिडर करते हैं, सो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आप अपने पीयर से, अपने कॉम्पिटिटर से टेक्नोलॉजी वाइज या हर तरीके से किस तरीके से अलग हैं. देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यूज़र बेस पे, ऐप डाउनलोड्स पे, और ऐप पेनिट्रेशन के कोई भी मेट्रिक्स आप देख लें, यूजेज देख लें, सेशन, नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र देख लें, एंगेजमेंट देख लें, इन सब पे इक्सिगो आज की डेट में नंबर 1 OTA है. ठीक है. ऑलराइट. अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो हम सेकंड लार्जेस्ट OTA हैं. बट ना सिर्फ हम सेकंड लार्जेस्ट हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग भी हैं. अगर आप FY 20 से FY 23 देखें, FY 20 प्री कोविड था, FY 23 पिछला साल था जो हमने पूरा साल डिक्लेयर किया है. हमारा जो ग्रोथ है वो 350% है, यानी कि 4.5 गुना हमने ग्रो किया है प्री कोविड के कंपैरिजन में. अगर आप बाकी OTAs की ग्रोथ से बेंचमार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग OTA थे ऑन रेवेन्यू. और अगर आप फ्लाइट जैसी कैटेगरी भी देखें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, आप मतलब मैं कहूँगा कि ट्रेन और बस में तो हमारी जो पोजीशनिंग है वो एविडेंट है कि काफ़ी स्ट्रांग है. ट्रेन में नंबर 1 है, बस में नंबर 2 है. फ्लाइट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फ्लाइट में भी आप हमारी ग्रोथ अगर देखिए, GTV लेवल पे देखिए, विच इज़ टोटल वैल्यू टिकट सोल्ड, 80% के आसपास ग्रोथ हमने करी है FY 24 के 9 महीने में वर्सेस FY 23 के 9 महीने में, विदाउट डाइल्यूटिंग आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बढ़ा है. तो वहां पे भी वो ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि आप इस तरह से सोचिए कि जब कोई मॉल होता है जहाँ पे फुटफॉल अच्छे हैं, और वहां पे आप नई दुकानें खोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन दुकानों को भी बिजनेस मिलता है. ठीक है. तो हमारा एक मॉल था जिसमें इनिशियली Tier 2, 3, 4 सिटीज से लोग ट्रेन के यूटिलिटी देखने आते थे, बुकिंग करते थे. इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं. और वहाँ पे उसमें हमने ऐड किया फ्लाइट्स, उसमें हमने ऐड किया बसेस, और रिसेंटली होटल्स. दिसंबर लास्ट ईयर में हमने होटल्स भी ऐड किया. और जैसे जैसे हम और चीज़ें वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि
वो ट्रांजैक्शन ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, बाकी चीज़ों के भी, क्योंकि यूज़र वही है, ट्रस्ट हमने बिल्ड कर लिया। उसको एक बार बताया कि मान लीजिए आप अयोध्या में रहते थे, एयरपोर्ट खुला है आपके पास, हमने एक नोटिफिकेशन भेजा कि एयरपोर्ट खुला है, आप पहले ट्रेन से चलते थे, आप फ्लाइट लेने लग गए हमारे थ्रू। तो इस तरह से हमने बहुत सारे कस्टमर्स बिल्ड करे हैं भारत के कोने कोने में। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 94% ट्रांजैक्शन हमारे ऐसे हैं जिसमें एक लेग ओरिजिन या डेस्टिनेशन टियर 2, 3, 4 सिटी है। और इस तरह से हम बहुत ही अलग हैं बाकी सारे ओटीएस से। ऑलराइट। अभी अगर आपकी हम होल्डिंग की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 8.5% है। पोस्ट आईपीओ जो डिटेल सामने आई है उसमें आपकी तकरीबन 5% के आसपास की रह जाएगी स्टेक होल्डिंग। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी कम हो जाएगी? इस पर आपका क्या कुछ स्टेक है? आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए थी? देखिए, ज्यादा तो मुझे शुरू में भी रखनी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसी सोचिए कि ऐसा बिजनेस बनाने के लिए जहाँ पे हम्म। साल आप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप यूजर्स ला रहे हैं। अगर आप सारी मेजर इंटरनेट कंपनीज देखिए ग्लोबली, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, शुरू के सालों में जब आप यूजर बेस बिल्ड कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो हम्म। लॉसेस हो, और उन लॉसेस को फंड करने के लिए आप फंड रेज करते हैं, आप डाइल्यूट होते हैं। हम्म। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। और जितनी भी बड़ी ग्लोबल लिस्टेड कंपनी है या इंडिया में भी, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो की मैनेजमेंट है उसकी ओनरशिप सिंगल डिजिट परसेंटेज। और यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ रजनीश जो मेरे को सीईओ हैं, और भी केएमपी हैं, दिनेश श्रीपद और लोग हैं। तो अगर आप केएमपीज की होल्डिंग की बात करें तो वो तकरीबन 15-16% के आसपास पोस्ट आईपीओ भी रहेगी। तो यहाँ पे हम्म। मैं कहूँगा कि देर इज इनफ स्किन इन द गेम फॉर एवरीबडी, स्पेशली जब अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। हमारा साइड ऑफ द मार्केट इतना अंडर पेनिट्रेटेड है कि 17 साल से हम बना रहे हैं बिजनेस, लेकिन फिर भी लग रहा है कि अगले 17 साल की अपॉर्चुनिटी कितनी एक्साइटिंग है। तो अगर हम बिजनेस को एक सर्टेन स्केल पे पहुंचाएंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इमटेरियल हो जाएंगी। ओके। एक छोटा सा रिस्क जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपसे थोड़ा डिटेल में आपकी एक्सप्लेनेशन जानना चाहूँगी कि कंपनी की ट्रेन टिकटिंग सर्विस आईआरसीटीसी के साथ टाइप के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इफ़ एक हम केस लेके चलते हैं, अगर वो अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है तो इसका कंपनी के परफॉर्मेंस पर, चाहे वो फाइनेंशियली परफॉर्मेंस हो, चाहे वो ऑपरेशन वाइज परफॉर्मेंस हो, बिजनेस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, सो आप इस तरह से देखिए कि ये आईआरसीटीसी के साथ जो हमारा टाई अप है, ये कोई एक्सक्लूसिव टाई अप नहीं है, एक पॉलिसी के अंतर्गत है। आईआरसीटीसी की एक बी टू सी पीएसपी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, जहाँ पे वी आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर बी टू सी डिस्ट्रीब्यूशन। और सिर्फ हम नहीं है वहाँ, कई कई ओटीएस हैं, कई सारे बिजनेसेस हैं, कई पेमेंट एप्स हैं जो आईआरसीटीसी की सेम सर्विसेज और एपीआई कंज्यूम कर रहे हैं। और ये पॉलिसी में आप जब भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये एग्रीमेंट रिन्यू होता रहता है। अभी रिसेंटली हमने 2023 में एग्रीमेंट रिन्यू करके 2028 तक का रिन्यू किया है। तो ये मतलब आप इसको वन ऑन वन कोई इसमें डीलिंग नहीं है। मतलब ये एक तरह का टेम्पलेटाइज्ड पॉलिसी ड्रिवन टाई अप है, जो हमने भी किया है और लोगों ने भी किया है। बस ये है कि अगर हम इस कैटेगरी पे ज़्यादा ध्यान दें, इस यूज़र को बेहतर समझें, उसकी नीड्स बेटर समझें, उसको प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी बेटर बना के दें, तो वो उस रीज़न से हम यहाँ ग्रो कर रहे हैं। हम पहले ट्रेन ओटीए नहीं थे इस मार्केट में, हमसे हम्म। पहले बाकी ऑलमोस्ट सारे ओटीएस ट्रेन टिकट बेच रहे थे। लेकिन हमने ट्रेन यूटिलिटी ऐप ऐसा बनाया कि उसमें स्टिकीनेस इतनी ज़्यादा आई, इंगेजमेंट इतना आया कि जब हम टिकटिंग में गए तो वो ट्रस्ट से हम और ट्रांजैक्शंस ला पाए और ग्रो हम्म। कर पाए। तो मेरे को ये लगता है कि क्योंकि ये विन विन पार्टनरशिप है आईआरसीटीसी के लिए भी और हमारे लिए, और इसलिए यहाँ पे दोनों का फायदा है। जैसे जैसे हम और छोटे शहरों से लोगों को लाके उनको ट्रांजैक्शन मुहैया करा पाएँ, उनको हेल्प कर पाएँ अपना ट्रांजैक्शन करने के लिए, फर्स्ट ट्रेन टिकटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ देयर लाइफ फॉर मेनी पीपल दे आर डूइंग इन आवर एप्स। तो वहाँ पे दोनों कंपनीज को फायदा होता दिख रहा है। सो ओके, जाते जाते आपसे क्विकली मैं आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो आपके आईपीओ में पैसा लगाने के इच्छुक हैं उनके लिए एक मैसेज आपसे जानना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, इस कंपनी को
अगर आपको समझना है तो आप इस तरह समझिए कि हम कस्टमर एक्सपीरियंस को सबसे टॉप पे रखते हैं जब भी कुछ बनाते हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस, मतलब हमने कोई भी प्रोडक्ट अपना सिर्फ टिकट बेचने या मोनेटाइज करने के इमीडिएट बेनिफिट के लेंस से नहीं बनाया है। हमने ये देखा कि उस कैटेगरी में ट्रैवलर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, भले ही वो इंफॉर्मेशनल इश्यूज हो कि उनको जैसे ट्रेन में अब कोच कहाँ पे है, प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, इन चीजों को, ये इंफॉर्मेशन क्राउडसोर्स करके हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन हमने इसलिए करी क्योंकि ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो हर ट्रेन ट्रैवलर फेस करता है जब वो ट्रैवल करता है। इसी तरह से बस में हमने अभी अश्योर्ड नाम का प्रोडक्ट बनाया, जो कि था कि आप जब बस लेते हो तो आप श्योर नहीं होते हो कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आप चूज करोगे। तो हमने कहा कि अगर वो डिलेड आई बस या नहीं आई या सीट टूटी हुई तो हम आपको अप टू 150% रिफंड कर देंगे। तो इस तरह से हम जो भी डिसीजन लिए कस्टमर एक्सपीरियंस को आगे रख के लिए हैं, और वही हम करते रहेंगे, वो चीज़ हमारा डीएनए है। और अगर आप अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे दो तो बाकी चीज़ें अभी तक जो हमारी कहानी है, मतलब उसके बाद मोनेटाइजेशन, रेवेन्यू, प्रॉफिट, दोज नेचुरली फॉलो, राइट। तो सारी ही मैं कहूँगा कि इंटरनेट कंपनीज की बहुत सिमिलर कहानी, कस्टमर एक्सपीरियंस आप अच्छा दो, लोग आएंगे, लोग वर्ड ऑफ माउथ से और लोग लाएंगे, और आप उन्हें मोनेटाइज कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। गुड लक आलोक, आपके अपकमिंग आईपीओ के लिए 10 जून से खुल रहा है, 12 जून तक उसमें पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, टेक केयर। सो ये थी आईपीओ और कंपनी की डिटेल्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब आप अपने हिसाब से ये तय कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। गुड रिटर्न्स आपको यही सलाह देते हैं कि आप जब भी निवेश करते हैं, कहीं पे भी आप निवेश करते हैं, तो आपको अपनी खुद की रिसर्च कर लेनी चाहिए, और साथ ही आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ले लेनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।